एक समय की बात है, सरिता नाम की एक औरत अपनी 3 बेटियों के साथ विजयनगर के गांव में रहा करती थी। सरिता का पति रमेश सेठ के खेतों में काम किया करता था और उसके कमाए हुए पैसों से ही सरिता का पूरा घर चलता था। परंतु छोटी उम्र में ही काम करने के कारण वह बहुत कमजोर हो चुका था। इसलिए एक दिन जब वह खेतों में काम करने जा रहा था तो अचानक से उसे चक्कर आते हैं और थोड़ी ही देर बाद उसकी अचानक ही मृत्यु हो जाती है। सरिता को जब यह बात पता चलती है तो उसकी तो पूरी दुनिया ही उजड़ जाती है, परंतु उसकी 3 बेटियां भी थी जिसका उसे ख्याल रखना था। इसलिए वह खुद को संभाल लेती है और पूरे घर को संभालने का जिम्मा अपने ऊपर ले लेती है। सरिता की 3 बेटियां थी, जिसमें से सबसे बड़ी थी दीपा, उससे छोटी चंदा और रूपा। दीपा बड़ी होने के साथ साथ समझदार भी थी। वह अपनी माँ के दुख, घर की परेशानियों और बाकी सभी चीजों को बड़ी समझदारी से समझती थी, जबकि दूसरी ओर चंदा और रूपा को केवल अपने आप से ही मतलब रहता था। उन्हें फर्क नहीं पड़ता था कि उनके घर में कैसी स्थिति है, क्या चल रहा है, क्या नहीं। बस उन्हें जो चाहिए होता था वो चाहिए होता था। घर का खर्चा रोजी रोटी चलाने के लिए सरिता सब्जी बेचने का काम शुरू कर देती है। वह गर्मियों की धूप में इधर उधर सब्जियां बेचती है और घर का खर्चा चलाती है। परंतु वह इतना कुछ करके भी अपनी दोनों बेटियों चंदा और रूपा को खुश नहीं कर पाती थी, क्योंकि उन दोनों की डिमांड ही कभी पूरी नहीं होती थी। ऐसे ही एक दिन जब सरिता सब्जी बेचने जाती है तो उसकी एक भी सब्जियां नहीं बिकती। पूरे दिन वह इधर उधर घूमती रहती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। शाम के वक्त वह सोचती है, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। वहाँ घर पर मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं और यहाँ मेरे पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे तो चंदा और रूपा ने कहा था कि उनके लिए बर्गर लेकर आऊं और यहाँ मेरे पास सूखी रोटी के भी पैसे नहीं हैं। हे भगवान, ये कैसा दिन दिखा रहा है। सरिता यह सोच ही रही होती है कि तभी उसके सामने एक अमीर औरत दिखाई देती है जो अपने घर का बचा हुआ खाना एक गाय को डाल रही थी। सरिता भागती हुई उस औरत के पास जाती है और कहती है, मेम साहब, अगर आपके पास ये खाना बच गया है तो कृपा करके मुझे दे दीजिए। देखिए, मैं भिखारन नहीं हूँ, मैं मेहनत करके सब्जियाँ बेचती हूँ, लेकिन मेरी एक भी सब्जी नहीं बिकी है और मेरे बच्चे घर पर भूखे हैं, इसलिए मुझे खाने के लिए आपके आगे हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। कोई बात नहीं, ये खाना तुम ले जाओ। वैसे भी यह खाना मैं गाय को डाल रही थी, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम रख लो, और अगर तुम्हें पैसे की जरूरत है तो मेरे घर पर आ जाओ। मेरे घर पर आज एक पार्टी थी, तो उस पार्टी के बाद घर पर काफी कचरा फैल गया है और काफी सारे बर्तन भी हैं। अगर तुम उन्हें साफ कर दोगी तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगी। सरिता उस औरत की बात मानती है और उसके घर पर चली जाती है और सारा काम कर लेती है, जिसके बाद वह औरत सरिता को कुछ पैसे दे देती है। खाना और पैसे लेकर सरिता जैसे ही घर आ रही होती है तो एक गाड़ी आकर सरिता को टक्कर मार देती है। टक्कर जोरदार नहीं था, इसलिए सरिता की जान बच जाती है, परंतु उसे काफी चोटें आती है। कुछ लोग सरिता की मरहम पट्टी कराकर उसे घर पहुंचा देते हैं। अपनी माँ को इस हालत में देखकर दीपा की तो जैसे सांस अटक जाती है और वो अपनी माँ से कहती है, ये क्या हो गया माँ, तुम्हें इतनी सारी चोटें कैसे आई? ये सब हमारी ही गलती है, हमारी वजह से तुम बाहर जाती हो। ऐसा नहीं है मेरी बच्ची, ये तो भगवान की मर्जी है, जो होना होता है वो होकर ही रहता है। तभी चंदा कहती है, माँ तुम भी कमाल करती हो, ना तुम बर्गर लेकर आई और ना ही खाना, और ऊपर से चोट लगवा कर बैठ गई। हाँ चंदा दीदी बिल्कुल सही कह रही है, हमारा बर्गर खाने का कितना मन था, लेकिन नहीं, आपका ये ड्रामा शुरू हो गया। तुम दोनों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए? एक तो इतनी चोटें लगी हुई है माँ को, और तुम्हें अभी भी अपने बर्गर की चिंता लगी हुई है। कोई बात नहीं दीपा, और ये दोनों अभी छोटी हैं, इनमें समझ नहीं है, इसलिए ऐसी बातें कर रही हैं। बड़ी होंगी तो समझदार हो जाएंगी। नहीं माँ, बहुत हो चुका। ये आपकी मेहनत, आपके दुख दर्द को बिल्कुल भी नहीं समझते, क्योंकि इन्हें घर बैठे बैठे सब कुछ मिल जाता है। इन्हें बाहर की दुनिया की कोई समझ नहीं है। अगर ये एक दिन भी बाहर खाने के लिए भटकेंगे तब इन्हें पता चलेगा कि आपकी क्या अहमियत है। माँ आप घर पर ही रहेंगी और मैं, चंदा और रूपा खाने का इंतजाम करेंगे, और इसके लिए हम कल से ही शहर में काम ढूंढने जाएंगे। पर दीपा, माँ अब और नहीं, आपको मेरी बात माननी होगी, और तुम दोनों को भी, समझी? अगले दिन दीपा चंदा और रूपा को लेकर जंगल के रास्ते शहर की तरफ निकल पड़ती है।
चंदा और रूपा को दीपा पहले से ही पसंद नहीं थी, लेकिन जो कल हुआ उसके बाद से तो रूपा और चंदा दीपा से नफरत करने लगी थी। जंगल के रास्ते में वो लोग आपस में बातें कर रहे थे। मुझे तो समझ नहीं आता कि ये दीपा की बच्ची अपने आप को क्या समझती है। अगर हमसे बड़ी है तो क्या हम पर रोब जमाएगी, हमसे काम करवाएगी? हाँ चंदा दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। अब क्या हम इस उम्र में काम करेंगे? ये सब काम तो माँ को ही करना चाहिए, लेकिन ये दीपा की बच्ची हमें ये काम करवाने के लिए शहर लेकर जा रही है। मुझे नहीं जाना कहीं भी काम करने के लिए। तू चिंता मत कर, हम कहीं नहीं जाएंगे काम करने के लिए। बल्कि मैं तो कहती हूँ अभी जंगल के रास्ते में कई खतरनाक जानलेवा जानवर मिलेंगे। हम इस दीपा की बच्ची को उन्हीं जानवरों के सामने फेंक देंगे, फिर ये जाने और वो जानवर जाने। इसके बाद हम वहाँ से भागकर घर वापस चले जाएंगे। बाकी माँ तो है ही हमें खिलाने वाली। क्या बात है दीदी, आपका आइडिया तो फर्स्ट क्लास है। ऐसे ही बातें करते हुए वो दोनों दीपा के साथ जा रही थी। तभी रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा लकड़हारा दिखाई देता है, जो कि बहुत ही कमजोर था। वो उन तीनों लड़कियों को देखकर कहता है, बच्चियों, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है? तो मेरी मदद करो। मैं बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया हूँ, कृपया करके मेरी मदद करो। उस बूढ़े लकड़हारे की बात सुनकर चंदा कहती है, अरे अगर हमारे पास खाने के लिए होता तो हम काम करने के लिए क्यों जाते? बड़ा आया खाना मांगने वाला, खुद कमाकर नहीं खा सकते हैं क्या? चंदा, अगर हमारे पास खाने के लिए नहीं है तो तुम इन्हें प्यार से भी मना कर सकती हो। इस तरह से भड़कने की क्या जरूरत है? बाबा, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। कृपा करके हमें माफ कर दीजिए। हम अभी शहर जा रहे हैं। अगर हमें कुछ भी खाने के लिए मिलता है तो आते वक्त हम आपको देते हुए जाएंगे। ऐसा कहकर दीपा आगे बढ़ जाती है। कुछ दूर आगे बढ़ने पर रूपा और चंदा को झाड़ियों के पीछे कुछ बाघ आपस में लड़ते हुए दिखाई देते हैं। तभी वो दोनों आंखों से इशारा करती हैं और झाड़ियों के अंदर दीपा को धक्का दे देती है और वहाँ से भाग जाती हैं। बेचारी दीपा जैसे तैसे वहाँ से अपनी जान बचाकर निकल जाती है और 3 नदी वाले किनारे के पास आकर पहुँच जाती है, जहाँ उसे रूपा और चंदा दिखाई देती हैं। वो उनसे कुछ बोलने जा ही रही होती है कि तभी वहाँ एक परी प्रकट होती है और कहती है, आप तीनों का यहाँ पर स्वागत है। मैं इन 3 जादुई नदियों की परी हूँ। मैं लोगों की मदद करती हूँ और आपकी भी मदद करना चाहती हूँ। आप जो अपने सामने ये 3 नदियाँ देख रही हैं, उनमें से पहली नदी हीरो से भरी हुई है, जो बहुत ही ज्यादा अनमोल है। दूसरी नदी सोने और चांदी का भंडार है तथा तीसरी नदी में बहुत ही जरूरतमंद लोग हैं, जिन्हें सेवा करने के लिए किसी की जरूरत है। आप लोग अपनी इच्छा अनुसार किसी भी नदी को चुन सकती हैं और उस नाव में बैठकर आप इस नदी में प्रवेश कर सकती हैं। हीरे मोती कीमती होते हैं और वो मुझे बहुत ही पसंद है, इसलिए मैं तो हीरे वाली नदी को चुनूंगी। सोने चांदी में तो मैं इस पूरी दुनिया को खरीद सकती हूँ, इसलिए मैं दूसरी सोने वाली नदी को चुनती हूँ। सोना चांदी हीरे जवाहरात तो सब यहीं रह जाएगा। अगर हमारे साथ कोई जाएगा तो वो है लोगों की दुआएं और उनका आशीर्वाद, इसलिए मैं लोगों की मदद करना चाहती हूँ और मैं तीसरी नदी को चुनती हूँ। ऐसा कहकर तीनों बहनें अपनी अपनी चुनी हुई नदी की नाव में बैठ जाती हैं। रूपा अपनी नाव में बहुत सारे हीरे भर लेती है। दूसरी तरफ चंदा अपनी नाव में सोने और चांदी का भंडार कर लेती है। इतना सब कुछ अपनी नाव में भरने के कारण उन दोनों की नाव असंतुलित होकर नदी में ही गिर जाती है और वो दोनों डूबकर वहीं मर जाती है। वहीं दूसरी ओर जब दीपा सेवा करने के लिए लोगों को ढूंढती है तो उसे अपनी नदी में केवल धन दौलत, पैसे, हीरे जवाहरात ही मिलते हैं। दीपा नदी की तरफ से मिले उन हीरे जवाहरात को लेकर ऊपर आ जाती है, लेकिन तभी वह देखती है कि उसकी दोनों बहनें वहाँ पर नहीं हैं और वह परी से पूछती है, हे परी, कृपा करके आप मुझे बताएंगी कि मेरी बहन कहाँ है? परी सारी कहानी दीपा को बताती है, जिसे सुनकर दीपा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहती है, हे परी, कृपा करके मेरी बहनों को मुझे वापस कर दीजिए। मुझे ये धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे तो मेरी बहनें चाहिए। हाँ, मानती हूँ कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। उनके लालच ने ही उन्हें इस मुकाम पर पहुँचाया है, पर वो आखिरकार वो मेरी बहनें हैं। पर उन्होंने तो तुम्हारी जान लेने की कोशिश की, यहाँ तक कि तुम्हारी और तुम्हारी माँ की इज्जत नहीं की, दूसरों को भी बुरा भला कहा, फिर भी तुम उन्हें बचाना चाहती हो। चाहे वो जैसी भी है, पर वो मेरी बहनें हैं और अभी नहीं तो बाद में मैं उन्हें अच्छे से समझा दूंगी, उन्हें ईमानदारी की राह पर चलना सिखा दूंगी। तुम सच में बहुत ही अच्छी हो दीपा। ईश्वर तुम्हारा सदैव भला करे। तुम्हारी इस अच्छाई के कारण
मैं तुम्हें तुम्हारी बहनें को वापस लौटाती हूँ। ऐसा कहकर परी अपनी छड़ी उन दोनों नदियों के ऊपर घुमाती है और रूपा और चंदा को वापस जीवित कर देती है। रूपा और चंदा को जब दीपा की बातों का पता चलता है तो वो उसके पैरों में पड़ जाती है और अपने किए के लिए माफी मांगती है और दीपा उन्हें बड़ा दिल रखकर माफ कर देती है। जिसके बाद परी उन तीनों को धन दौलत के साथ विदा कर देती है, जिसे लेकर दीपा अपनी माँ के पास आ जाती है और वो तीनों बहनें और सरिता खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। और हाँ दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल जादुई टून को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आप सभी से फिर एक और मजेदार कहानी के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।